हेलो दोस्तों, जिस चीज का यूपीएससी एस्पिरेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो मतलब यूपीएससी नोटिफिकेशन 2026 आज वहां पे पब्लिश हो चुका है। मतलब आज से 24 फेब तक अभी आप सब लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज हम लोग यूपीएससी का जो नया नोटिफिकेशन आया 2026 का उसके बारे में ही डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो ये भी देखते हैं कि क्या इसमें नए उन्होंने चेंजेस किए यूपीएससी ने, वो भी हमको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिए, जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 24 मई को होने वाला है और जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 21 अगस्त को होने वाला है। अब देखिए, जो ये नोटिफिकेशन आया इसमें जो वैकेंसीज गवर्नमेंट ने या फिर यूपीएससी ने वहां पे पब्लिश किया, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 133। इसमें के जो 33 वैकेंसीज है, these 33 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो मतलब जो वैकेंसी है, वैकेंसी का नंबर अच्छा खासा हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें वहां पे बताई गई है, क्या क्या चीजें नए तरीके से वहां पे एड ऑन की है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, ये 4 हिस्सों में वहां पे बांटा गया है। पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वन टाइम जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब जो ये दो चीजें जो होती है, फर्स्ट 2 स्टेजेस जो होती है, अकाउंट क्रिएशन एंड यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ये आपको सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉमन रहेंगी। तीसरा जो स्टेज है दैट इज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आर कॉमन टू ऑल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन एंड कैन बी फिल्ड एनी टाइम बाय द कैंडिडेट। और जो चौथा प्रोसेस होता है, मतलब जब नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है इंडिविजुअल एग्जाम के लिए, वो प्रोसेस आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। मतलब ये जो 3 प्रोसेस है, अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका कॉमन रहेगा। और चौथा जो प्रोसेस रहेगा, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आते हैं तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, वो आपको इंडिविजुअल एग्जाम के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। और ये जो एप्लीकेशन आपको करना है, ये ऑनलाइन मोड में करना है, upsconline.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आपको करना है। अब यहाँ पे देखो यूआरएन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताइए। वंस अ कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, अ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको यूआरएन कहते हैं इज जनरेटेड व्हिच इज कॉमन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। मतलब आप कोई भी एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो यूआरएन नंबर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अकाउंट डिटेल्स एंड यूआरएन नंबर ये आपके कॉमन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद द यूआरएन हैज टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार ही आपको करना है। while the URN will be unique and remain constant, the application number will be dynamic in nature and will vary from the examination to examination। मतलब आपका जो अभी ये यूपीएससी फॉर्म आप जब आप फिलअप करोगे तो आपका यूआरएन नंबर कॉमन रहेगा ये एग्जाम के लिए और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी, बट आपका जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपका हर एग्जाम के लिए डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं एलिजिबिलिटी। अब कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे में दिया गया है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं है। तो आपको सिर्फ upsconline.nic.in इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कुछ इन्होंने जो चेंजेस लाए हैं वो क्या है और इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, द कमीशन प्रोवाइड्स अ वन टाइम फैसिलिटी फॉर कैंडिडेट टू अपलोड और मॉडिफाई देयर यूआरएन प्रोफाइल। मतलब आप अपलोड भी नए तरीके से कर सकते हैं या फिर आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो भी एक ही बार। Please note that any changes made to the URN profile will not be reflected in application already submitted। अगर आपने ऑलरेडी application submit की है तो उसमें वो नए वाले changes वहां पे ऐड नहीं होंगे। The updated information will apply only to applications submitted after the candidate has made the necessary changes and successfully relogged the URN profile। ठीक है, इसमें अभी इन्होंने जो लाइव फोटो है इसका फीचर इन्होंने नया ऐड ऑन किया है। सो लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग ऑफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, मतलब इसमें आपको जो अपलोडेड आपका ऑलरेडी फोटो रहेगा वो तो आपका हाई क्वालिटी में वहां पे हाई रेजोल्यूशन में अपलोड करना ही करना है, बट उसके साथ लाइव फोटो कैप्चर भी आपको करना है। एप्लीकेंट्स मस्ट एंश्योर दैट अपलोडेड फोटोग्राफ एंड द लाइव फोटोग्राफ कैप्चर्ड आर क्लियर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑन द वेबसाइट विच इज गिवन। ठीक है, इसके बाद अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, आपको एक ब्लैंक पेपर पे आपको साइन करना है, उसका भी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन जो इमेज है वो आपको अपलोड करना है। The candidate will not be allowed to withdraw their application after the submission of them। आप withdraw नहीं कर सकते हो। Further, no correction, alteration, modification, any field of the application form is allowed after submission। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जब आप ये फॉर्म फिलअप करोगे तो इसमें आपको आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कौन सी रहने वाली है, आपको सेंटर्स कौन से चाहिए, ये सारे आपको एक ही बार डालने हैं।
और एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत ही वहां पे ज्यादा खबरदारी लेना आवश्यक है। उसके बाद देखो ये जो फॉर्म फिलअप का जो आखिरी डेट है वो है 24 फरवरी 2026 शाम के 6 बजे तक आप ये फॉर्म जो है यूपीएससी का वहां पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड एग्जाम के एक हफ्ते पहले वहां पे इशू किया जाता है और वो भी आपको ऑनलाइन थ्रू आपके ईमेल पे आएगा। तो जो भी ईमेल आप यहाँ पे दे रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, उसका पासवर्ड वगैरह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपको ऑफलाइन में या फिर पोस्ट के जरिए वहां पे सेंड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, निगेटिव मार्किंग प्रीलिम रहता है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है कि अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है और आपको कोई क्वेश्चन में कुछ डाउट है या फिर आपको उस पर कुछ क्वेरी है और आपको लग रहा है कि ये सवाल सही नहीं है या फिर जो आंसर की प्रोवाइड की है वो भी सही नहीं है, तो आप जो कमीशन है उसको क्या कर सकते हो, आपको उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर ऑफ एग्जामिनेशन एंड द आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 days, 5 दिन के अंदर। अब ये 5 दिन का टाइम फ्रेम कब शुरू होता है, फ्रॉम द 3rd डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट टू 6 PM ऑफ 7th डे। तो इस ड्यूरेशन में आपको अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है या फिर जो आंसर की प्रोवाइड की उस पे अगर ऑब्जेक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन वहां पे रेज कर सकते हो। अगेन दिस प्रोसेस हैज बीन डन थ्रू, आपको कैसे करनी, upsconline.nic.in उस पे जाके आपको करना है। आपको पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ईमेल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। ये एक नया फीचर इन्होंने अभी यूपीएससी ने ऐड किया है। इसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद कुछ दिनों में आंसर की होंगे। अगर उसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उसके बाद यूपीएससी ने हेल्प डेस्क भी यहाँ पे एक अवेलेबल करवा के दिया है। उसमें एक हेल्पलाइन नंबर जो है ये वहां पे अवेलेबल करवा के दिया और ईमेल आईडी पे भी आप क्वेरी वहां पे अपने रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट शुड रीच to the venue of examination well in a time at least 30 minutes prior to the commencement of each session of the examination। मतलब जो 2 पेपर रहते हैं उसके पहले 30 मिनट पहले वहां पे आपको जाना है और मेंस में भी आपको यही क्राइटेरिया अप्लाई करेगा। फेस ऑथेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एट द एग्जामिनेशन में, दिस इज न्यू फीचर। ठीक है, जो भी आपका सेंटर रहेगा वहां पे आपका फेस ऑथेंटिफिकेशन वहां पे किया जाएगा, ताकि भाई जो कैंडिडेट्स है, फेक कैंडिडेट्स या फिर दूसरे के जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है, ऐसी हरकतें ना हो। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ सर्विसेज, टोटल 23 सर्विसेज के लिए ये यूपीएससी सीएससी का एग्जाम वहां पे होने वाला है। इनके लिस्ट, इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। प्रॉपर शांति से ये पूरे जो नोटिफिकेशन है बेटा, ये शांति से पढ़िएगा, हड़बड़ी में फॉर्म भरने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखने ही वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 933 है। ठीक है, और इसमें की जो 33 वैकेंसीज है दैट इज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी। इसमें भी अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो इसमें दिए गए हैं। सो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोडिंग का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में वहां पे दिया हुआ है। उसके बाद सरकार ने और एक चीज जो अच्छी की है इस नोटिफिकेशन में, वो है प्रभिता सेतु पोर्टल। ठीक है, प्रभिता सेतु पोर्टल, अर्चवाइल इसको पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम भी वहां पे कहा जाता था। अब इसके अंदर क्या होने वाला है दोस्तों, कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लेवल तक जाएंगे पर जिनका रिकमेंडेशन इंटरव्यू के बाद नहीं किया जाता है, मतलब जो इंटरव्यू के बाद जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे कैंडिडेट को अभी प्राइवेट सेक्टर में और अलग अलग जो पीएसयूज है इनके लिए उनको रिकमेंड किया जा सकता है। मतलब वहां पे भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन की जाने वाली है। सो एज पर द पॉलिसी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट who appeared in a final stage of examination, that is interview, but not recommended, will be made accessible to any registered private company। मतलब जैसे आईटी कंपनीज में वगैरह होता है या फिर अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनीज है उनको रिकमेंड किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on the dedicated portal of the website of commission to identify suitable candidate in line of their requirement for providing employment। ये बहुत अच्छी चीज यूपीएससी ने इस बार की इसमें की है। मतलब जो भी बच्चे अभी इंटरव्यू तक जाएंगे, एटलीस्ट उनको उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है तो भी उनको बाकी के अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में, पीएसयूज में या फिर गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में वहां पे उनको जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देखते हैं। देखो अभी इसमें भी ये डिसेबिलिटीज के लिए क्राइटेरिया वगैरह जो है इन्होंने एलैबोरेशन में बताए हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कौन से है, तो आपका शहर जहां पे आपको पेपर देना है प्रीलिम्स का, उसका नाम इस लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप बखूबी देख लीजिए।
ठीक है। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन के सेंटर होते हैं उसके भी सेंटर आपने अभी देख लीजिए, और आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त, प्रीलिम्स का ही फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको आपका प्रीलिम्स का भी सेंटर डालना पड़ता है, आपका मेंस का भी सेंटर डालना पड़ता है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है ये भी डालना पड़ता है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका कौन सा रहने वाला है, ये सारी चीजें आपको अभी ही वहां पर डालनी है। तो पूरा सोच समझ के आपको ये चीजें फिलअप करनी है। आपके सेंटर के नाम इसमें है कि नहीं है, या फिर आपके स्टेट में अगर वो सेंटर बहुत दूरी पे है तो कौन से दूसरे स्टेट में आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अभी से आप प्लान आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता होगा, पेपर 1 पेपर 2 प्रीलिम्स के 2 एग्जामिनेशन होते हैं और उसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका 24 मई को होने वाला है, और जो मेंस का एग्जामिनेशन है दोस्तों वो अगस्त महीने में होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद द कैंडिडेट शुड आल्सो नोट दैट no addition, deletion, any changes are allowed in the online application form in any circumstances once it is submitted। बहुत बार हम लोग हड़बड़ी में फॉर्म भर लेते हैं और उसके बाद हमको लगता है कि ये चीज मैंने गलत डाली है, कैटेगरी गलत डाली है। बट एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि एक बार अगर आपने चीजें वहां पे सबमिट कर दी तो उसके बाद वो फॉर्म में चेंजेस नहीं किया जा सकता है। द कमीशन शैल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रीलिम एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 10 दिन का विंडो दिया जाने वाला है, और ये 10 दिन में आपको जो फॉर्म है मेंस के लिए वो आपको अलग से भरना है। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन विल हैव टू मैंडेटरीली लॉग इन टू द पोर्टल during this window and update or reconfirm their details etc. and submit the application form to enable the commission to generate e-admit card। अगर आपने ये नहीं किया, मतलब जिन स्टूडेंट्स की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाती है तो 10 दिन के अंदर उन्होंने मेंस के लिए फॉर्म नहीं भरा और फिर से डिटेल्स फुलफिल नहीं किए तो फिर उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। द कमीशन shall provide a window of 15 days, ठीक है, 15 days after the declaration of result of written part of civil services mains examination to the candidate qualified for personality test। मतलब जिनका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा उनको और डिटेल सबमिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए और 15 दिन दिए जाएंगे, और वो 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपका इंटरव्यू का कॉल भी कैंसिल होगा, मतलब यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द प्रोसेस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें है कि आपको ध्यान में वहां पे रखनी है, क्योंकि बहुत बार बच्चों का ध्यान नहीं रहता है नोटिफिकेशन की तरफ और हम लोग सिर्फ फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, और प्रीलिम्स के 10 दिन बाद, मान लो आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो आपने 10 दिन के अंदर अगर डिटेल्स फिल से वहां पे फिलअप नहीं किए तो आपका मेंस का कॉल आपको नहीं आएगा, मतलब यू विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द प्रोसेस, ठीक है। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ओनली फॉर दोज सर्विसेज व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 फॉर विच द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड। मतलब जो भी आपको सर्विस कैडर वगैरह अलोकेशन, जो सर्विसेज का प्रेफरेंस है जो डालना पड़ता है वो आपको मेंस के बाद डालना पड़ता है। तो जो अभी मैंने बताया कि मेंस के लिए प्रीलिम्स के बाद डालना पड़ता है, जैसा प्रीलिम्स का 10 दिन का विंडो रहेगा उसमें आपको प्रेफरेंसेस भी वहां पे डालने पड़ेंगे। इन केस ऑफ प्रेफरेंस फॉर नन ऑफ द सर्विसेज इज इंडिकेटेड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सर्विस अलोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने वो प्रेफरेंसेस नहीं डाले तो आपका अगेन कैंडिडेचर वहां पे कैंसिल किया जा सकता है। मतलब ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये पुरानी नोटिफिकेशन में कॉमन चीजें थी, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा यहाँ पे देख लो। यहाँ से फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको थोड़ा यहाँ पे फोकस करना आवश्यक है। जैसे नेशनलिटी जो है, तो फॉर IAS, IFS एंड IPS इसके लिए यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बट इसके अलावा बाकी के जो सर्विस है उसके लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिबेटियन रेफ्यूजीज, और बाकी जो भी है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम दिस नंबर ऑफ कंट्रीज, तो उनको भी क्या है ये ऑप्शंस बाकी के सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट। अब ये एज लिमिट का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 साल, ठीक है। आपका एज मिनिमम 21 साल का पूरा होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 इयर्स ऑन 1 अगस्त 2026। मतलब जो 21 साल से 32 एज का जो लिमिट है उसके अंदर ही आपका एज लिमिट होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि आपका जो 32 एज है वो आपका 1 अगस्त 2026 के पहले आपका उतना एज होना चाहिए, या फिर आपका जो बर्थ डेट है एक तो वो 2 अगस्त 1994 के पहले नहीं होना चाहिए, या फिर 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब जिन लोगों का बर्थ डेट 2 अगस्त 1994 के पहले का है दे आर नॉट एलिजिबल, और जिन लोगों का बर्थ डेट 1 अगस्त 2005 के बाद का है दे आर आल्सो नॉट एलिजिबल, बिकॉज उनका
21 साल का एज क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट हो रहा है, और 2 अगस्त 1994 के पहले के जो बर्थ डेट वाले बच्चे हैं उनका 32 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर जनरल कैटेगरी। अब इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। तो फॉर SC ST जो है, SC ST के लिए जो एज लिमिट है, जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, सो अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST। ठीक है, 5 साल के लिए SC ST को एज रिलैक्सेशन दिया गया। उसके बाद OBC जो है इनको 3 साल का, अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स इन केस ऑफ candidates belonging to OBCs are eligible to avail reservation applicable to such candidates, and up to maximum 3 years in case of defense service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in disturbed areas and release as a consequence thereof। और बाकी जो है, ठीक है, maximum of 5 years in case of ex servicemen including commission officer and emergency commission officer, short service commission officer etc। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये आपको पता वहां पे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन किसको दिया गया है? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो है इनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं द डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो किससे डिसाइड किया जाएगा? तो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर 12th स्टैंडर्ड का 10th 12th का सर्टिफिकेट या फिर जो यूनिवर्सिटी की आपकी डिग्री रहती है उस पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा वो वहां पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, तो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से। ध्यान में रखिएगा, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट of the central or state legislature in India or other educational institute established by the Act of Parliament or declared to be a deemed university under Section 3 of the University Grant Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification। ठीक है, so candidate who have appeared at a qualifying examination, जैसा जो फाइनल ईयर में अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स है, they can also apply for यूपीएससी एग्जामिनेशन, मतलब जिनका फाइनल ईयर में है और रिजल्ट अवेटेड है, तो दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन। वो प्रीलिम्स भी दे सकते हैं, मेंस भी दे सकते हैं, बट इंटरव्यू देने के बाद उनको जो भी उनका पासिंग आउट सर्टिफिकेट है वो उनको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो एमबीबीएस स्टूडेंट है, अब एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए उन्होंने नया रूल लाया कि एमबीबीएस स्टूडेंट की डिग्री कंप्लीट होने के बाद उनका इंटर्नशिप का भी प्रूफ उनके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी मान लो कोई एमबीबीएस कैंडिडेट है जो फाइनल ईयर में है और फाइनल ईयर में अपियरिंग होना चाहता है, वो हो सकता है। फाइनल ईयर में अगर आप अपियरिंग एग्जाम यूपीएससी को अगर आप अपियर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट प्रीलिम्स मेंस आप दे सकते हो, बट इंटरव्यू के पहले आपको जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है फॉर एमबीबीएस, स्पेसिफिकली फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस वेटरनरी साइंस के जो स्टूडेंट है, इनको इंटरव्यू के पहले इनका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट वहां पे अलॉन्ग विद डिग्री वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी साइंस एटसेट्रा एंड इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव पास द फाइनल प्रोफेशनल, ये एमबीबीएस का जो मैंने बताया, in such case the candidate will be required to produce at a time of their interview the original degree or certificate from the concerned competent authority of the university institution that they had completed all requirement including completion of internship for the award of the डिग्री। बाकी अगर कोई साइमल्टेनियस डिग्री आप दूसरी जगह से लेते हो तो आप वहां पे यूपीएससी को वहां पे पूछ सकते हो। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एवरी कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जनरली जो ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है दैट इज 6, और बाकी जो अटेम्प्ट्स में जो रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वो यहाँ पे देखो। ओपन कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट है और ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है। ठीक है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सिर्फ एज लिमिट का क्राइटेरिया है, और फिजिकली जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट है। फिर वो जनरल कैटेगरी के लिए रहने दो, ईडब्ल्यूएस के लिए रहने दो, ओबीसी के लिए रहने दो, और अनलिमिटेड फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट। ठीक है, सो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये थोड़ा ध्यान में वहां पे रखिएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ध्यान में रखिएगा। फॉर ओपन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज 6, for OBC the number of attempts is 9, for SC/ST there is no limit on number of attempts, and for person with disability अगर जनरल कैटेगरी का है, EWS का है, OBC का है, तो उसको 9 अटेम्प्ट का वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एन अटेम्प्ट एट अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन shall be deemed to be an attempt at the civil services एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद आप दोनों परीक्षा में से, मतलब सीसैट या फिर जीएस में से कोई भी एक पेपर भी आप अगर अपीयर करते हो तो भी वो अटेम्प्ट माना जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे वही बोला गया। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर कैंडिडेट हु इज अपॉइंटेड टू द आईएएस एंड आईएफएस सर्विसेज on the result of the earlier examination and continues to be the member of the service will not be eligible to appear at the civil services examination 2026। मतलब कोई अगर आईएएस आईएफएस पोजीशन पे ऑलरेडी वहां पे जॉब कर रहा है तो वो फिर से एग्जाम नहीं दे सकता है, ये वाली, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। A candidate who has been selected or appointed to the IPS on the basis of result of the earlier examination shall not be eligible to opt for or allocated to Indian Police Services on the basis of result CSE 2026। मतलब जो ऑलरेडी आईपीएस है फिर से एग्जाम दे रहा है और फिर से एग्जाम में भी अगर उसको आईपीएस चाहिए तो वैसा वो नहीं कर सकता है, उसको दोबारा आईपीएस नहीं मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए वहां पे यूपीएससी ने नई तरीके से ऐड की है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कैंडिडेट हु हैज बीन allocated to any services based on CSE 2025 or earlier years, he or she will be given one time opportunity to appear either in 2026 or 2027 as per his or her choice to enable him or her utilize his or her remaining attempt subject to fulfilling other eligibility criteria without the need to resign from service. However, such candidate desirous of appearing in CSE 2028 or beyond shall have to resign from his or allocated services। का मतलब ये दोस्तों कि अगर 2025 या फिर इसके पहले की जो भी एग्जामिनेशन थी यूपीएससी की, इसमें अगर कोई बंदा ऑलरेडी सिलेक्टेड है किसी भी सर्विस में तो वो सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट दे सकता है, एक तो 26 में दे सकता है या फिर 27 में दे सकता है, ये दोनों में से एक ही बार अटेम्प्ट दे सकता है। बट 28 या फिर उसके बाद का अगर वो अटेम्प्ट देने की कोशिश करेगा तो उसको ऑलरेडी जो पोस्ट है वो पोस्ट पे रिजाइन डालना पड़ेगा, तब जाके वो अप्लाई कर सकता है। मतलब क्या कि जो बार बार बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसमें फिर कमी आएंगी, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए अभी जो स्कोप है वो भी कम हो चुका है, तो सिलेक्शन के बाद वो सिर्फ एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं, एक तो कंटिन्यूस ईयर में या फिर उसके बाद के साल में। बट उसके बाद अगर उनको देना है तो उनको जो पोस्ट मिली है वहां से उनको रेजिग्नेशन करना पड़ेगा। अब जो फॉर्म फिलअप के लिए फीस जो इन्होंने चार्ज की है बेटा वो है प्रीलिम्स के लिए 100 रुपए और मेंस के लिए 200 रुपए। बट ये फीस जो है ये फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट को अप्लाई नहीं होती है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा, इनको फी भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये एक चीज ध्यान में रखना, बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग फॉर्म फिलअप कर लेते हैं बट फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आखिरी स्टेज होता है दैट इज कंप्लीशन ऑफ फीस, ठीक है, फीस पेमेंट करना, बहुत बार हम लोग ये नहीं करते और हमको लगता है कि हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना, जब तक आप पेमेंट ये कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। और अगर आपने बीच में ही वो एप्लीकेशन प्रोसेस छोड़ दिया और आपने फीस वहां पे भरी नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। आपको फिर जो एडमिट कार्ड है वगैरह वो आपका जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फीस, ठीक है, शैल बी समरीली रिजेक्टेड। आपने अगर फी नहीं भरी तो आपका एप्लीकेशन क्या होगा बेटा, रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद candidates applying for civil services examination 2026 will be required to indicate information such as detail of centers for civil services mains examination and IFS mains examination, optional subject to be selected for the examination, medium of examination for civil services mains examination and medium of examination for optional subject if he or she chooses any Indian language as the medium of examination for civil services examination and compulsory Indian language for civil services examination at the time of filling of exam specific form itself। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त वहां पे डालनी पड़ेगी कि आपका प्रीलिम्स का सेंटर कौन सा होगा, आपका मेंस का सेंटर कौन सा होगा, आपका फॉरेस्ट अगर आप अप्लाई करते हो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए तो उसका मेंस का सेंटर कौन सा होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें वहां पे आपको डालनी पड़ेंगी। जो कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर होता है वो भी आपको अभी वहां पे फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। दीज आर सर्टन रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये इस कौन सी चीजों के कारण आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन जो है बेटा ये फिर से दोबारा मैं वहां पे अनाउंस कर रहा हूँ, दैट इज 24 Feb 2026 टिल शाम के 6 बजे। और एक चीज ध्यान में रखना, बच्चे एंड आखिरी मोमेंट तक वेट करते हैं कि नहीं भाई मैं 23 फरवरी को भरूंगा या फिर 24 फरवरी को मॉर्निंग को भरूंगा, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, बिकॉज जितना आप लेट करोगे उतना शायद से वेबसाइट पे लोड बढ़ सकता है। और अगर एकदम टाइम पे अगर आप फॉर्म भरने की कोशिश करोगे और अगर वेबसाइट नहीं खुलेंगी तो आपका जो चांस है आप गंवा
दूंगी, तो ऐसी गलती मत करना और ट्राई टू फिल अप द फॉर्म बिफोर 20th February, एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज so our details, our mobile numbers are given in our description segment, तो आप वहां से हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन अब यहाँ पे जो रिजर्वेशन है दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग जो रिजर्वेशन है ये थोड़ा ध्यान में रखो। स्पेसिफिकली SC/ST के लिए तो प्रॉब्लम नहीं जाता है, बट जो ओबीसीज है, फॉर ओबीसीज दे हैव टू सबमिट अ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। सो ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर CSE 2026 must provide OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 3 साल का इनकम आपको देना पड़ेगा, 22-23, 23-24 और 24-25, एंड इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। 1/4/2025 के बाद आपका वो स्पेसिफिक जो इनकम सर्टिफिकेट आना चाहिए, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, बट नॉट लेटर देन the closing date of the submission of application form for civil services examination 2026। तो ये चीज ध्यान में रखना स्पेसिफिकली फॉर ओबीसी कैंडिडेट। सो जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उनको चाहिए, उसमें उनको 3 साल का फाइनेंशियल जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर का 22-23, 23-24 और 24-25 का सबमिट करना है, और वो किसके बाद होना चाहिए, जो भी है 1/4/2025 इस डेट के बाद का ही ये क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उनके लिए भी जो क्राइटेरिया वहां पे दिया है उसके मुताबिक ही उनको सर्टिफिकेट वहां पे पब्लिश करना पड़ेगा। अगर वो कुछ गलत इंफॉर्मेशन देखिए, अगर EWS सर्टिफिकेट वहां पे लेते हैं और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो आपको आपकी पोस्ट गंवानी पड़ेगी। और रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए दोस्तों, तो उसके लिए चेंज ऑफ कैटेगरी, अब ये बहुत बार होता है कि बच्चे पहले जनरल में फॉर्म भरते हैं और उसके बाद फिर मेंस में कोशिश करते हैं कि जो भी उनका कैटेगरी वो डालने का, बट यूपीएससी ने साफ तौर से बताया कि ऐसा चेंज ऑफ कैटेगरी का ऑप्शन हम लोग प्रोवाइड नहीं करने वाले। इफ द कैटेगरी इंडिकेटेड बाय कैंडिडेट इन द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज इन अनरिजर्व कैटेगरी, but the candidate subsequently writes to the commission to change the category to a reserved one, such request shall not be entertained by the commission। मतलब आपने पहले जनरल से फॉर्म भरा, उसके बाद आप बोल रहे हैं मुझे ओबीसी में डालो, SC/ST में डालो, ऐसा कमीशन नहीं करने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो 2026 का यूपीएससी का नोटिफिकेशन है उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे लाई है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल में क्या हो सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं, इसके भी वीडियोस हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, तो आप इस पे सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।